भयंकर युद्ध के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत तुझे। नेतन्याहू ने अब गाजा प्लान के साथ साथ एक बहुत बड़ा युद्ध करने का भी इशारा दे दिया है। यरूशलेम में हुए इस हमले के बाद से नेतन्याहू अब बहुत ज्यादा दबाव में हैं और उन्होंने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन आयरन वॉल तेज करने का ऑर्डर कर दिया है। और इस बीच ईरान से आई एक वार्निंग अब इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जा रही है। गाजा में इजराइल का बम गिरता है, धमाका इतना खतरनाक कि पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हर तरफ अफरा तफरी कोहराम मचा है, बढ़ती मौतों का खौफ। लोग उस लोकेशन की तरफ भागते हैं जिसको इजराइल ने टारगेट बनाया। शायद कुछ लोग जिंदा बचे हों। इसके बाद निकलती हैं लाशें। 63,000 से ज्यादा लाशों को ढोने वाला गाजा और जनाजे उठाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे धमाकों से रोज दहल जाता है गाजा। लेकिन इस युद्ध की दूसरी और सबसे नई तस्वीर देखिए। पश्चिमी यरूशलेम में होता है एक बड़ा हमला। इजरायली पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। वेस्ट बैंक के करीब एक चौराहे के पास बस स्टॉप पर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। अफरा तफरी देखिए, हर कोई जान बचाने के लिए भागता है। इस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए हैं। ये कौन थे, कहां से थे, इसकी जांच जारी है। Earlier today, 2 terrorists came to the Ramot Junction over here in Jerusalem and started shooting at the civilians waiting for the bus and at additional people that were on the bus itself. इस हमले के बारे में सुनकर प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी मौके पर पहुंचते हैं। तेल अवीव में अपने दफ्तर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर इस लोकेशन पर पहुंचने में नेतन्याहू को ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिमी यरूशलेम में हुए इस हमले ने नेतन्याहू के दफ्तर का कोना कोना हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू जब गाजा पर 100% कब्जे का इरादा लेकर आगे बढ़ चुके हैं, तब पश्चिमी यरूशलेम में हुआ हमला सवाल पूछ रहा है कि ये जंग आखिर कब तक जारी रहेगी। רוצה לומר בצורה הכי ברורה, הרציחות הללו, הפיגועים הללו, בכל הגזרות, הם לא מרפים את ידינו. הם רק מגדילים את הנחישות שלנו, להשלים את המשימות שלקחנו על עצמנו. גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום. जब नेतन्याहू बता रहे थे कि वो अब क्या करने वाले हैं, तब पीछे खड़ी बस में गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पश्चिमी यरूशलेम में इस बस पर भी गोलियां बरसाई गईं और इसी हमले में कई लोगों की मौत हुई है। पूर्वी यरूशलेम में हुए इस अटैक के बाद अब वेस्ट बैंक में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो सकता है। इस बात का इशारा नेतन्याहू ने भी कर दिया है। אנחנו עכשיו במרדף, בכיתור של הכפרים שמהם באו המרצחים, ואנחנו נשיג את כל מי שסייע בעדם, כל מי ששילח אותם, ואנחנו ננקוט בצעדים קשים עוד יותר. एक तरफ गाजा दहल रहा है और दूसरी तरफ पश्चिमी यरूशलेम में हुए हमले ने इजराइल को झकझोरना शुरू कर दिया है। एक तरफ गाजा में इजरायली बंकर बस्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू के गाजा प्लान के सामने एक नया युद्ध वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर शुरू होता नजर आ रहा है। अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, गाजा में भी और इजराइल के अंदर भी और वेस्ट बैंक में भी, ये नेतन्याहू का गुस्सा तय करने वाला है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक बड़ी डील की खबर दी है। अपने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद मैरीलैंड एयरबेस पर ट्रंप ने क्या कहा, बहुत गौर से समझिएगा। I think we're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for
the Middle East, for Israel, for everybody. But it's a problem we're going to get done. So they have hostages. It could be a little bit less than 20 because they tend to die, right? They tend to die. Even though they're young people largely, they're dying. Young people don't die. Young people stay alive. But with this whole thing, they tend to die. But we have, let's say, 20 people, and we have about 38 bodies. Bodies, meaning bodies. ट्रंप इजराइल और हमास के बीच डील कराने में जुटे हैं, लेकिन यमन ने इस बीच ऐसा हमला किया है जिसने नेतन्याहू के खौफ का लेवल टॉप पर पहुंचा दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे रेमन एयरपोर्ट को ड्रोन से टारगेट किया। यह हवाई अड्डा दक्षिण इजराइल में है। यमन से करीब 1800 किलोमीटर दूर इस एयरपोर्ट को हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से निशाना बनाया। यह ऐसी दूरी है जहां कामयाबी से हमला करके यमन ने दिखा दिया है कि उसे रोकना आसान नहीं होगा। यमन से हुए इस ड्रोन अटैक के बाद इजराइल का रेमन हवाई अड्डा कई घंटों तक बंद रखा गया। 1800 किलोमीटर दूर से ड्रोन लॉन्च होने के बाद इजराइल के लिए इसे रोकने में नाकाम होना बहुत बड़ा झटका है। इजराइल का एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। न इजराइल का आयरन डोम काम आया, ना ही कोई दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम। यमन तक फैले लाल सागर में भी मौजूद इजराइल और अमेरिकी नौसेना के जहाज यमन के ड्रोन को ट्रैक करने में नाकाम साबित हुए। बताया जा रहा है कि ड्रोन को लेकर इजराइल में कोई सायरन ही नहीं बजा। نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون، وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله، وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. यमन ने इजराइल के उस हमले का बदला लेना तेज कर दिया है जिसने यमन को इतना बड़ा जख्म दिया कि दर्द तेहरान तक हुआ। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद अचानक यमन को जैसे बूस्टर डोज लगा दी गई है। राजधानी सना में यमन ने दिखाया कि वो पूरी ताकत से इजराइल के खिलाफ खड़ा है और अब इजराइल पर 2 गुना ताकत से हमला किया जाएगा। इजराइल के हमले में अपने प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों को गंवाने वाला यमन इस शक्ति प्रदर्शन के साथ इजराइल को ललकार रहा है। यमन में ईद मिलादुन नबी के मौके पर पूरा शहर इकट्ठा हुआ था और तब ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि यमन का इरादा कितना मजबूत है। 35 लाख की आबादी वाले शहर सना में इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यमन के दुश्मन खौफ खाएंगे। ये वीडियो बनाकर इस बात की गारंटी देने की कोशिश हुई और फिर कुछ दिनों के अंदर इजराइल पर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। यमन की हुती सरकार का मैसेज साफ है, तुम कमांडर 10 मारोगे, हमारे 10,000 कमांडर तैयार हो जाएंगे। 28 अगस्त को इजराइल के हमले में यमन के प्रधानमंत्री और उनके 9 मंत्रियों की मौत हुई थी। यह हमला यमन को बहुत बड़ा झटका बताया गया। जाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किए जाने के बाद जब यमन के लोग इतनी तादाद में बाहर निकले तो इजराइल को यह बताने की कोशिश की गई कि यमन ना तो डरा है और ना डरेगा। אנחנו נלחמים בטרור, במשטר הטרור של החות'ים, באיראן שמגבה את כולם, בעזה, בלבנון, בחיזבאללה, בכל הגזרות. אנחנו לא מרפים וגם לא נרפה. אנחנו נעצים את הפעולות שלנו ואנחנו נשיג את כל המטרות שלנו. 10 दिन पहले इन धमाकों ने यमन की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म किया था। धमाके ऐसे हुए जिसमें किसी का भी बचना मुश्किल है। धमाके ऐसे जो गाजा में होने वाली खतरनाक बमबारी से भी भयानक थे। इन धमाकों के जरिए इजराइल ने यमन को बताने की कोशिश की थी कि अगली बार हमला करेंगे तो पूरा यमन मिटाकर रख दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए खुद को और ताकतवर बना लिया है।
पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखने के लिए इजराइल ने जासूसी के लिए नया उपग्रह भी लॉन्च कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का दावा है कि नए उपग्रह की मदद से अब हर दुश्मन पर पैनी नजर रखी जाएगी। Today, Israel, the defense industry, have launched the most capable surveillance satellite, demonstrating the invention, creation, creativity, capability of Israeli. All the startup nation help to achieve this mission to get space superiority of Israel. अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां सना में इजरायली अटैक के बावजूद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही हैं। एक फ्रंट लेबनान है, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान है। ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि पूरी दुनिया को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن، منزوی کنن. بیش از اون چی که امروز البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست. गाजा के हालात ये हैं कि वहां अब 100% कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजा में 63,000 लोगों की मौत और यमन पर हमले तेज करने के साथ साथ नेतन्याहू अब गाजा पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं, जबकि वहां की 25% जमीन पर अब तक 20 लाख लोग इजराइल की बमबारी से ज्यादा भूख से तड़प रहे हैं। गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में मेक्सिको भी खड़ा हो गया है। मेक्सिको में हुई एक रैली में हजारों लोग इकट्ठा हुए। मेक्सिको सिटी के जोकालो स्क्वायर पर इस मजमे को देखिए। गाजा में बमबारी का विरोध, एक फिलिस्तीन देश बनाने के समर्थन में ये लोग यहाँ पर जुटे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में 1,80,000 लोग जुटे। स्टेज पर वो लोग बुलाए गए जो गाजा से हैं। 36 सेकंड की ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लगता है ट्रंप अब पुतिन से आर पार की जंग करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि यूरोप के टॉप नेता अमेरिका पहुंच चुके हैं और अगले 48 घंटे के भीतर ही रूस पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों के बाद ऐलान कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। अब युद्ध से ही हार और जीत का फैसला चाहते हैं ज़ेलेंस्की।
पर अड़ गया यूक्रेन, रूस ने उड़ाए चीथड़े। एक 1292 दिनों की रूस यूक्रेन जंग अब खुलकर शहरों में शुरू हो चुकी है। जब से यूक्रेनी सेना ने रूस के तेल डिपो और पाइपलाइनों को धमाकों से उड़ाया है, उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के वीवीआईपी इलाकों पर हमले शुरू करवा दिए हैं। सबसे ताजा खबर यह है कि यूक्रेन की राजधानी समेत 1 दर्जन यूक्रेनी शहरों पर रूस ने 823 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इधर जेलेंस्की भी रूसी हमलों से बुरी तरह बौखला गए हैं। जेलेंस्की ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग नहीं करेंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस पर नए और बड़े प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी खुलासा कर दिया है कि 8 सितंबर और 9 सितंबर को यूरोप के टॉप लीडर अमेरिका में आकर तय करेंगे कि रूस को यूक्रेन से कैसे बचाया जाए, पुतिन से कैसे निपटा जाए। चौबीस घंटे में 823 हवाई हमले। यूक्रेन अमेरिका यूक्रेन में फेल। %27 से ज्यादा यूक्रेनी इलाका रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका 90% रूसी कंट्रोल में जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस के हमले कम होने के बजाय तेज हो रहे हैं। खुद पुतिन ने एक हफ्ते पहले मीडिया के सामने 2 टूक कहा था कि रूसी सेना तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रही है और रूसी सेना की लगभग हर यूनिट सफलतापूर्वक यूक्रेन में अपने लक्ष्य हासिल कर रही है। इस बयान के बाद से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन हमले शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के इतने तीखे और प्रचंड हमले हुए हैं कि जेलेंस्की भी खौफनाक तस्वीरें देखकर बौखला गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले के दौरान 810 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिसमें ज़पोरोजिया, क्रेमिरी और ओडेसा शहरों के साथ साथ सुमी और चेर्निहिव क्षेत्रों सहित पूरे देश में नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कई और रूसी हमलों में ज़पोरोजिया क्षेत्र में 3, डोनेट्स्क में 2, खार्किव में 1 66 साल की महिला मारी गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उनकी सेना ने 24 घंटे में 210 यूक्रेनी ड्रोन और 3 हवाई बम मार गिराए। रूसी मीडिया तास का दावा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के डिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में खोरोशे बस्ती पर कब्जा कर लिया है। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि रूस ने सितंबर के पहले 5 दिनों में यूक्रेन पर 1300 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 900 बम और अलग अलग तरह की लगभग 50 मिसाइलें दागी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस के ताजा हमले यूक्रेन के 14 इलाकों पर हुए हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और कूटनीति को एक तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है। Зараз в наших містах, в Києві, в Сумах, в інших містах і громадах допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу: Київ, Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. В Києві ще розбирають завали, можуть бути тіла під завалами. Пошкоджено будівлю Кабміну. На цей час відомо про більш ніж 4 десятки постраждалих по країні. 20 із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях. Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы. Как на это реагирует противник. Вот то, что мы видим, он пытается затыкать дыры, что называется. रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के चेर्निहिव इलाके में भीषण मिसाइल हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने इस्कंदर मिसाइल हमले से यूक्रेनी सेना को भीषण नुकसान पहुंचाया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी डिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के नोवोसेलिव्का गांव पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सैन्य कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने
रूस के तेज होते हवाई हमलों को लेकर चिंता जताई है और पश्चिमी देशों से ज्यादा बेहतर एयर डिफेंस देने की मांग की है। रूस के खूनी हमलों से क्या अब यूक्रेन को यूरोप के 26 देश बचा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दो टूक कहा है कि अब पुतिन के साथ मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक अमेरिकी मीडिया चैनल से बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मैं एक आतंकी की राजधानी मॉस्को नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन पर हर दिन हमले हो रहे हैं। पुतिन कीव आ सकते हैं। हम आपको बता दें, अलास्का बैठक के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की के बीच आमने सामने बैठक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैठक मॉस्को में होनी चाहिए। इधर रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि जेलेंस्की को रूसी राजधानी मॉस्को में आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं, बल्कि बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस के हमले और जेलेंस्की की नाराजगी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे सीधे व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ट्रंप पहले भी रूस और उसके तेल खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। अब माना जा रहा है कि प्रतिबंधों के दूसरे चरण में ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों को टारगेट किया जा सकता है। रूस का यह हमला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यूरोपीय संघ और नेटो देशों ने रूसी हमलों की निंदा की है। कई देशों का कहना है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। इधर खबर है कि यूरोपीय देशों के प्रमुख राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंचने लगे हैं। ट्रंप ने खुद मीडिया को बताया कि यूरोप के कई राष्ट्र प्रमुख अमेरिका पहुंचने लगे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी यूरोपीय देश के राष्ट्र प्रमुख का नाम नहीं बताया है। As of right now, what do you think is the greatest obstacle to a peace deal? Well, we're going to see. I mean, we have some very interesting discussions. You know, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. We have to. You can't lose. You know, when they're losing 5,000 to 7,000 soldiers a week for no reason, you have to get it settled. रूस के खिलाफ ऑपरेशन डॉइचलैंड, 1000 पन्नों में जर्मनी का वॉर प्लान। नेटो के 32 देश भी अब रूस के खिलाफ बड़े युद्ध को लेकर हिम्मत जुटाते साफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और यूक्रेन के बहाने ये यूरोपीय देश ऐसी जंग शुरू करने की वकालत कर रहे हैं जिसे देखकर हैरानी होती है कि क्या वाकई में यूरोप रूस के खिलाफ सीधी जंग कर सकता है। जरा जर्मनी के ऑपरेशन डॉइचलैंड को जान लीजिए, जिसे रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉइचलैंड नाम से 1000 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थलों, बंकरों और नेटो सैनिकों और वाहनों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। इसके अलावा परमाणु युद्ध की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूरोपीय देश परमाणु हमले की स्थिति में जान बचाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध 3 की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ये तैयारियां साबित करते हैं कि यूरोप में संभावित बड़े युद्ध की तैयारियों का स्तर कितना गंभीर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रांस की ये तैयारी न सिर्फ होने वाली जंग की तैयारियां दिखा रहा है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का गंभीर संकेत है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ये उनकी प्राथमिकता में है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो ये युद्ध रोका जा सकता है, यही मेरा अनुमान है। खासकर जब ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हैं तो लगता है कि वे वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। Тем более, что мы видим настроение
действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुनकर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से लीव शहर में भयंकर तबाही मची है।